देखिए आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत, तो ये रस्सीकारा ने पोस्ट डाल रखी है, भारत को हिंदू राष्ट्रीय घोषित करना जरूरी नहीं, आरएसएस चीफ मोहन भागवत। ये कितना, और मैंने कभी ये भी नहीं सोचा भाई मैं एमएलए बन जाऊं, क्योंकि हमें तो मालूम है भाई हमारी ताकत नहीं है ज्यादा, कोई हम डींग नहीं मारते, कोई बड़ा चढ़ा में। धर्म व्यक्तिगत मामला है, अगर धर्म को राजनीति में लिया जाता है उसके गंभीर परिणाम होते हैं, उसके खतरनाक परिणाम। धर्म आप सनातन का प्रचार करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने तरफ से कोई भी कार्यक्रम करो, लेकिन आप रथ जोड़ के देश के लोगों से अपील कर रहे हो कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये गैर कानूनी है। सरकार अगर ऐसी इजाजत देती है तो कानून का उल्लंघन, कोई हमें खरीद नहीं सकता, कोई कॉर्पोरेट घराना हमें ले नहीं सकता, हम कॉर्पोरेट के पैसे से विपक्ष थोड़ा रोज पार्टियां बदल लेते हैं। क्या विपक्ष है ये? आज इस पार्टी में है, परसों उसमें मिलेगा, अगले दिन और दूसरी में मिलेगा, राज जिसका आ जाएगा उसके साथ हो लेगा। ये कहें भाई आप सनातन के पुजारी हैं, आप सनातन को मानिए, अपने लेवल पर करिए। आप ऐसी यात्रा हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, आप क्यों यात्रा ये कर रहे हैं जो संविधान के विरोध में? राम राम भाई, सारे भाई, आपका भाई सुंदर दनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल भाई भिवानी हूँ और आज मेरे साथ में कामरेड ओम प्रकाश जी मौजूद हैं। देखो आज जो आप बात करांगे ये भाई हिंदू राष्ट्र ने लेके है, जो यात्रा चल रही है, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनने जो है एक यात्रा चालू करी है और वह यात्रा हिंदू राष्ट्रीय बनाने खातर है। शास्त्री जी ने कही भी है कि मन ने तो शुरुआत करी है, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि अभी जो है घोषित हो, इसमें समय लगेगा, मेरी तो शुरुआत है। तो इन सब चीज़ातें कड़े हुए सुलझे हुए इंसान हैं कामरेड ओम प्रकाश जी, और आज इनके पास मैं इसलिए आया हूं कि इन तजुर्बा है बोलने का, बात करने का। नो को नहीं भाई किमी की बात किमी का दी, बड़े बोल जो हैं ये नहीं बोलते, जो बात सही है उसने सही बताओ है, गलत ने गलत बताओ है। और उम्र की आप बात करा तो उम्र भी जी कितनी होगी लगभग आपकी? 65 साल। 65 साल होगी। तो इन वर्गे जो इंसान हैं भाई, मैं ये को नहीं कंधा कि इनने दोहराव है, जो भी बुजुर्ग हैं उन दोहरा बैठा है, उन तक ज्ञान प्राप्त करे। तो कामरेड जी राम राम, नमस्कार। राम राम जी, और आपके सुंदर स्टार के दर्शकों का स्वागत है। सुंदर जी धन्यवाद जी। आप कैसे हो, तबीयत कैसी है? बिल्कुल सही है सुंदर जी, अभी कर्मचारियों की कोई सभा थी तो उसमें शामिल हुआ था, उसके बाद भी टाइम निकाला है जी। मैं भी पूरा दिन घूम घूम के आर जावा। हाँ, तो आपका काम तो और भी ज्यादा कठिन है। और नहीं, आप की उम्र जो है 65 साल होगी, फिर भी आप दिन रात जो है चाल दे रहे हो, तो जो ये एनर्जी है ये कहाँ से मिलती है? क्या देखिए करांगे वो बात, लेकिन आज थोड़ी ही स्वास्थ्य के ऊपर भी बतावा बुझ जाएंगे। तो जी ये मतलब दूध घी क्या खाते हो आप? ऐसा है, मैं 2 रोटी सुबह खाता हूँ, 2 शाम को खाता हूँ, सब्जी और दाल, थोड़ा दूध भी लेता हूँ। ये एनर्जी लोगों की समस्या के समाधान के प्रति जो लगन और जो रुचि है, उसी से ये एनर्जी आती है। अच्छा, हाँ, मतलब घर तो रोटी बंधवा के ले आओ ना, मैं सुबह खा के आता हूँ, शाम को खाता हूँ, दिन में खाने को कोई खाना नहीं खाता हूँ। अच्छा, हाँ। तो जी आप बोल लो हो अंदर की जो एनर्जी है वह खत्म हो है, तो उस खतर फिर क्या करो आप दिन में? वही मिलता है, कभी कभार कोई चाय पी लेते हैं, एक आध बार कोई नमकीन ले लेते हैं, कोई जो वो भी जो साथी ले आए, अदरवाइज तो कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ती, जरूरत भी नहीं महसूस होती। तो सुबह घूमने भी जाओ हो आप? ना, सुबह पहले जाता था, अब नहीं जाता। समय थोड़ा सा ज्यादा समय पढ़ाई पे और समस्याएं फोन आने शुरू हो जाते हैं सुबह सुबह। बिल्कुल। लेकिन
सेहत न देख के, शरीर न देख के नु लगे भाई अब भी जो है कामरेड जी कसरत कर रहे हैं और दिन भर कसरत हो जाती है। हाँ। भागा दौड़ी करते हैं जनता के लिए। जी जी जी। तो कामरेड जी बात करें हिंदू राष्ट्र की, तो आपने भी देखा होगा धीरेन्द्र शास्त्री जी यात्रा काट रहे हैं और राष्ट्र घोषित हो, तो आपके निजी विचार के हैं होगा या नहीं होगा? जो वे प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास उनके कितने सक्सेसफुल होंगे, क्या कहना है जी? देखो सुंदर भाई, हमारे देश के जो आज़ादी के नेता थे, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह, सभी लोग आज़ादी के आंदोलन में इस देश के सभी जातियों के, सभी धर्मों के, सभी भाषा भाषी लोगों के, सभी संस्कृतियों ने योगदान दिया है। और भले ही पाकिस्तान इस्लामिक मजहबी आधार पर बन गया था, लेकिन हिंदुस्तान के नेताओं ने कहा कि हमारा देश कोई एक धर्म का देश नहीं होगा, बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा। इसमें सरकार का काम किसी धर्म को बढ़ावा देने का या किसी धर्म की खिलाफत करने का नहीं होगा। धर्म एक व्यक्तिगत मामला होगा, हर व्यक्ति का। कोई इस्लाम की पूजा करे या माने, कोई हिंदू की पूजा करे माने, सनातन की, कोई गॉड को माने, कोई मतलब हमारे गुरुओं को माने, गुरु ग्रंथ साहिब को माने, ये स्वतंत्रता हर एक व्यक्ति को। और राज ना उसको उसकी खिलाफत करेगा ना उसको बढ़ावा देगा, ये व्यक्तिगत मामला है धर्म। और जब धर्म को राजनीति में मिलाने लग जाते हैं तो उसके खतरनाक परिणाम निकलते हैं। तो हमारा देश एक संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ उसका काम है लोगों की समस्या का समाधान करना। और राजनीति में अगर धर्म को लाके राजनीति की जाती तो उसके गंभीर परिणाम निकलते हैं। अंग्रेजों के टाइम राजनीति में धर्म लाए तो हमारे देश के टुकड़े होते और इतना खून खराबा हुआ। आज तक हमारी दुश्मनी बंधी हुई है पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान, हमारा देश तो फिर भी तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान की तो हालत खराब है। उसमें तो 2 देश हो गए। अगर इस्लाम धर्म या कोई धर्म अगर राष्ट्र की बात कर रहे हो क्या? हाँ, बांग्लादेश है, वो तो मुस्लिम थे, वो भी मुस्लिम थे, फिर क्यों 2 देश हुए? धर्म तो उनका एक ही था। तो धर्म किसी देश की एकता की गारंटी नहीं देता है। लोगों का आपसी प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और आपस में मिलजुल के अपनी समस्याएं हल करते हैं और आपस में प्रेम मोहब्बत होता है, राज्यों के अच्छे संबंध होते हैं, वही एक देश की एकता की गारंटी देता है। किसी के साथ अन्याय ना हो, सबको बराबर का सम्मान मिले, सबको ये महसूस हो कि ये मेरा अपना देश है, तो वही एक गारंटी देता है देश की एकता की। धर्म कोई गारंटी नहीं। लोकतंत्र में धर्म व्यक्तिगत मामला है। अगर धर्म को राजनीति में लिया जाता है उसके गंभीर परिणाम होते हैं, उसके खतरनाक परिणाम। धर्म आप सनातन का प्रचार करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने तरफ से कोई भी कार्यक्रम करो, लेकिन आप रथ जोड़ के देश के लोगों से अपील कर रहे हो कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये गैर कानूनी है। सरकार अगर ऐसी इजाजत देती है तो कानून का उल्लंघन करके दे रही है। ऐसी यात्राएं नहीं होनी चाहिए। कल खालिस्तान के लोग यात्रा करने लग जाएंगे, खालिस्तान बनाएंगे, दे देंगे इजाजत। वो इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुस्तान को दे देगा कोई इजाजत। कोई और लैंड की मांग करने लग जाएगा तो इजाजत दे देगी सरकार। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, हमारे संविधान का उल्लंघन है। इससे लोगों में अलगाव पैदा होगा और आपसी भाईचारे को ठेस पहुंचेगी। ये ऐसा इन्होंने नहीं करना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि हमारा उस देश में वो सरकार आ गई जिसने अंग्रेजी राज के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी उन लोगों ने। और उसका जो सरकार बना रखी है, ये राजनीतिक विंग भाजपा आरएसएस का राजनीतिक विंग है। और आरएसएस जो है वो शुरू से हिंदू राष्ट्र की मांग करता है। वो कहता है कि हिंदुओं का देश है, हिंदुओं का राज आना चाहिए। अब 80% हिंदुओं का ही राज है। राष्ट्रपति हमारा हिंदू, प्रधानमंत्री हमारा हिंदू, राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू। तो और हिंदू राष्ट्र क्या होगा भाई? जब देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहुमत में हिंदू राज करे तो और कौन सा हिंदू राष्ट्र की मांग कर रही है? तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है और हमारे संविधान के विरोध में है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए देश में जिससे विवाद पैदा हो खामखा के। जी, तो आपने कही है कि जो आरएसएस है उनका ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो। लेकिन देखिए
आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत, तो ये रस्सीकारा ने पोस्ट डाल रखी है, भारत को हिंदू राष्ट्रीय घोषित करना जरूरी नहीं, आरएसएस चीफ मोहन भागवत। ये कितना सही? ऐसा है जी, ये तो डाल दी उन्होंने, लेकिन उनका लक्ष्य हिंदू राष्ट्र बनाने का है। और आरएसएस के जो सेकंड सरसंघचालक गुरु गोलवलकर, उन्होंने 2 किताबें लिख रखी, माई नेशनहुड डिफाइंड ए बंच ऑफ थॉट, उसमें, और ये आपके वीर सावरकर ने भी 1923 में एक किताब लिखी थी, हिंदुत्व। वो कह रहा है कि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं, ये राजनीतिक प्रोजेक्ट है। अच्छा। वो लिखते हैं कि इस देश में 2 राष्ट्र हैं, एक हिंदू राष्ट्र है, एक मुस्लिम राष्ट्र है। और मुस्लिम लीग ने उसी बात को पकड़ के अलग पाकिस्तान करवाया, जिन्ना साहब ने। अच्छा। हाँ, और वो भी लिखते हैं, और गुरु गोलवलकर भी लिखते हैं कि इस देश का वही नागरिक है जिसकी मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्य भूमि हिंदुस्तान है। वो ईसाइयों की, मुस्लिमों की पुण्य भूमि, मातृभूमि, पितृभूमि नहीं मानते। वो कह रहे हैं कि अगर वो रहना चाहें तो हिंदुओं के माता है तो वो रह सकते हैं, ऐसी बातें उसमें लिख रखी। अच्छा, चलो वो पुरानी चीजें हैं, अब उनमें नहीं जाना चाहते, लेकिन तो कोई पुरानी चीजें, उसको ज्यादा हम वो नहीं कर रहे, लेकिन लिख रखा है। लेकिन आरएसएस जो है उसका राजनीतिक विंग उसी पैटर्न पर चल रहा है। ये खतरनाक होगा देश के लिए। ये जो हमारी जो ये यात्रा है, ये यात्रा देश के हित में नहीं है। ये संविधान विरोधी है, कानून विरोधी है। इसको जानबूझ के जो ना प्रोपेगेट करवाया जा रहा है। कैसे? अब वो उसको जेड सिक्योरिटी दे दी, उसको ये कहे भाई आप सनातन के पुजारी हैं, आप सनातन को मानिए, अपने लेवल पर करिए। आप ऐसी यात्रा हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, आप क्यों यात्रा ये कर रहे हैं जो संविधान के विरोध में? कोई भी तबका न्यारा राष्ट्र की मांग करके यात्रा कर देगा शुरू, ये कोई वाजिब होगा? ये तो वाजिब नहीं है। और फिर उसको सिक्योरिटी देते हैं हम, ये तो अराजकता है। कोई और करेगा, उनको सिक्योरिटी मिलेगी? वही तो चीज है ना, दे देंगे क्या उसको इजाजत? नहीं है जो इसको दे रखी है। ये बाकायदा फेवर है, और इसके माध्यम से ये प्रोपेगेट किया जा रहा है अपनी विचारधारा को। देश में जो भाजपा है वो अपनी विचारधारा, आरएसएस अपनी विचारधारा ना थोपे इस देश पर। ये देश बहुत सी संस्कृतियों, अनेकता में एकता है। हमारा एक सद्भाव का देश है, सब लोगों का देश है। हमें ये भेदभाव नहीं करना चाहिए, अल्पसंख्यक है, ये बहुमत है, ये बहुमत संख्यक है। सब नागरिक है हमारे देश के, सबको बराबरी का मौका है, बराबरी के अवसर मिलने चाहिए। अगर कोई भी कानून के विरोध में काम करता है, कोई भी हो चाहिए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कानून सम्मत बात रखनी होनी चाहिए देश में। गैर कानूनी कोई भी करता है वो गलत है। तो ये मैं नहीं समझता कि ये यात्रा जो है कानूनी है, और इसको इजाजत देके उसको सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी दे दें, बड़े बड़े आयोजन करें, ये बिल्कुल संविधान के विरोध में है। और हमारा जो एक धर्मनिरपेक्ष ताना बाना है उसको नुकसान पहुंचाने का काम करेगी। अब आपको मालूम होगा, एक बार आडवाणी जी ने रथ यात्रा शुरू कर दी, सोमनाथ से अयोध्या तक मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध खाते हैं राम की। दंगे फसाद होने लगे। बड़ा मंदिर तो बनाओ, वो अधिकार है, मंदिर का मेरा विरोध नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी का नेता रथ पर चढ़ के मंदिर की यात्रा शुरू कर दे और अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अनाप शनाप के भाषण दे और फिर दंगा फसाद शुरू हो जाए, वो कहां तक वाजिब है? वो उसको उनको गिरफ्तार करना पड़ा। बिहार में जो ने लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, उनको गिरफ्तार किया और उन्होंने फिर विड्रा कर लिया सपोर्ट। वीपी सिंह की सरकार उन्हीं के सारे चल रही थी, वीपी सिंह को रिजाइन करना पड़ा, सरकार बदल दी, लेकिन उस यात्रा को नहीं चलने दिया जाए। अच्छा, तमाम धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने कहा कि इनको आडवाणी को गिरफ्तार करो, ये तरीका ठीक नहीं। ये कब की बात है? ये बात है 1989 की। 89। अच्छा, हाँ। लेकिन मांग कब करी थी मंदिर की, कौन सा सन में? मांग तो 84 से करते आए थे। 84 में? 84 से विश्व हिंदू परिषद बना के, इसने आरएसएस ने विश्व हिंदू परिषद बना के मांग शुरू कर दी, मंदिर का मुद्दा उठा दिया, उसी से राजनीतिक फायदा लिया इन्होंने मंदिर का नाम देकर। ये 1949 में रामलल्ला की मूर्ति रखती उसके अंदर चोरी छिपे और उसको मुद्दा बना लिया। फिर वो एक डीएम साहब थे इनके। चोरी छिपे क्यों? चोरी छिपे रख दी, वैसे तो रख नहीं सकते, ओपनली रखें तो लोग देख ले।
गैर कानूनी था? हाँ, गैर कानूनी रूप से रखा है। अच्छा। हाँ, उसके अंदर 22-23 दिसंबर की रात को फिर उसके ताला लगवा दिया। वो डीएम साहब जो ना आरएसएस के आदमी थे, वो ये था कि पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज करी भाई, और ये आदेश भी दिया भाई इनको बाहर रखा जाए, गैर कानूनी रूप से रख दिया। और वो चलता रहा फिर काफी दिन। फिर ताला खोल लो उसका, राम मंदिर के नाम पर। कामरेड जी, ये तो नहीं कि आप विपक्ष में हो इसलिए ये बोल रहे हो, क्योंकि आप जो सच्चाई है वो बताते होंगे ना। ये नहीं कि विपक्ष में ओके फिर आप जो है, देखो ऐसा है जी, आरएसएस की या बीजेपी की काम कर रहे हो। मान लिया नहीं, ऐसा है, मैं विपक्ष में हूँ, लेकिन ये बात मैं देश हित में कह रहा हूँ कि कोई एक धर्म का देश बनाना ठीक नहीं है। हमारे आजादी के नेताओं ने इस देश को सभी धर्मों का देश माना है, सभी जातियों का देश है, सभी भाषा भाषियों का देश है, सभी संस्कृतियों का देश है। और इसको एक धर्म का मानेंगे तो बाकी कहां जाएंगे? 25-30 करोड़ जो अल्पसंख्यक हमारे, वो कहां जाएंगे फिर? वो भी तो भारत के नागरिक हैं। तो ये राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करके वोट लेने का तरीका है। अच्छा। जाति और धर्म का ये वोट लेने हैं तो लोगों के मुद्दे उठाओ, आप रोजगार का मुद्दा उठाओ, शिक्षा का मुद्दा उठाओ, स्वास्थ्य का मुद्दा उठाओ, सुरक्षा का मुद्दा उठाओ, किसान का मुद्दा उठाओ, मजदूर का मुद्दा उठाओ। ये मुद्दे तो जनता के। आज भूखमरी की स्थिति पे आया हुआ है। 127 देशों में 105वां नंबर हमारा भूखमरी की स्थिति में, इंडेक्स में। आज जो है किसान को फसल का भाव नहीं मिल रहा, जल भराव है, उसको कोई मुआवजा नहीं मिल रहा, उसकी फसल पीटती जा रही है, मजदूर को रोजगार नहीं मिलता। 2005 में कानून पास कराया मनरेगा, उसको दत्ता बता दिया, उसको लागू नहीं कर रहे। कर्मचारी नहीं है महकमों में। आप पब्लिक हेल्थ का महकमा, इरिगेशन का महकमा, रोडवेज का महकमा, बिजली बोर्ड का महकमा, जो जन सेवा के महकमे लोगों को सेवा देते हैं, वहाँ कर्मचारी नहीं है, उसको निजीकरण किया जा रहा है उनका। जी देखिए, आप इतने सारे मुद्दे बता रहे हो। हाँ। लेकिन बीजेपी फिर भी आ रही है बिहार में। देखो सुंदर भाई ऐसा है, एक कानून जो इन्होंने पार्लियामेंट में पास कर दिया कि चुनाव आयोग की अपॉइंटमेंट पहले सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस होता था, प्रधानमंत्री और एक विपक्ष का नेता, 3 आदमी कमेटी थी। अब इन्होंने चुनाव में कानून बना के, क्योंकि इनका बहुमत है और इनके बहुमत में तो सारा चीज हो गया। इनकी जो मांग थी 370 तोड़ना, राम मंदिर बनाना, समान आचार संहिता, वो लागू कर रहे हैं ये। अब क्या है कि ये जो लोग हैं इन्होंने अधिकार ले लिया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जगह खुद उसका कैबिनेट मंत्री हो गया। अब प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री सरकार का। अब 2 आदमी, जहाँ 3 आदमियों की कमेटी होगी, 2 आदमी हो जाएंगे तो चुनाव आयोग मन पसंद का कर लिया। अब वो मन मर्जी से विपक्ष के जो वोट है उनको कटवा रहे हैं, विदेशी घुसपैठ के नाम, लोग लालच दे रहे हैं। चुनाव आयोग बोल नहीं रहा कुछ भी। 10-10 हजार रुपए आप बांट रहे हो। पहले दूसरों को कहते थे कि रेवड़ी बांट रहे हैं, केजरीवाल का नाम लेते थे और पार्टियों का नाम लेते थे। अब खुद रेवड़ी क्या बांट रहे, देख लो आप। 10-10 हजार रुपए दे के महिलाओं को सीधे रिश्वत दे के वोट ले लिए। और ये जो बाहर मजदूर हैं, आपका महाराष्ट्र में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, उनको जो है गाड़ियां भर भर के और किराया दे करके, ट्रेन टिकट बुक करके, उनको छुट्टियों के पैसे दे के वोट डलवा लिए वहां। तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके कुछ भी कर सकते हो आप। ये चुनाव नहीं है, ये तो सरकारी मशीनरी का और पैसे का, पैसे की कमी नहीं है। पहले तो इलेक्ट्रल बॉन्ड से बहुत पैसा आया इनके पास, वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब कॉर्पोरेट, जो बड़ा कॉर्पोरेट है, उसके मुनाफे के लिए काम करते हैं, उसने सारे भंडार खोल दिए इनके लिए। कामरेड जी, 27 में यूपी में इलेक्शन है। हाँ, किस तरह से देखते हो, क्या लगता है वहां पे? देखो ऐसा है जी, इस तरीके से तो देखो यही रिजल्ट निकलेगा। अच्छा, हाँ, आएगी बीजेपी। अब ये जो तरीका इन्होंने अपना लिया कि बड़ा कॉर्पोरेट का मीडिया, जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं, लोगों को गुमराह करना, नैरेटिव करना, जो जनता के मुद्दे हैं, रोजगार का है और दूसरे किसानी के मुद्दे, उनसे ध्यान डाइवर्ट करना और ऐसे लोभ लालच दे करके उनके खातों में पैसे देना। ये इस तरीके से तो ये लोकतंत्र ही नहीं रहा है, तो मजाक बना दिया लोकतंत्र का। ये लोकतंत्र थोड़ा ही है। तो अच्छा, फिर जाति पाति और धर्म का इस्तेमाल करना, बताओ, ये रथ यात्रा चालू करवा दी, इससे खून खराबे और अनावश्यक जो अनबैटमेंट होगी समाज में, कटुता फैलेगी। जो तो कामरेड जी, 29 में अपना हरियाणा में भी चुनाव होंगे। तो हाँ, 29 में होंगे। तो
तो आपका कहना इस तरह तो चलेगा तो फिर बीजेपी आओगी? देखो ऐसा है जी, लोग इस तरह से चलने नहीं देंगे ज्यादा। अच्छा, हाँ देखो अंग्रेज भी लोगों ने निकाले, परिवर्तन होएगा। हाँ, और ये देखो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, लोगों ने सहन नहीं किया, जो फंडामेंटल राइट थे वो क्रैश कर दिए थे, लोग लड़े। तो ये जो दादागिरी चल रही है इस तरह से कॉरपोरेट के पैसे से, लोग लालच देके, चुनाव आयोग अपने घर का बना लिया, संस्थाएं अपने घर की बना ली, ये ज्यादा दिन नहीं चलता, लोग विरोध करेंगे। लोगों की तो परेशानी हो रही है, उनकी समस्याएं हल नहीं हो रही, लोग एकजुट होकर लड़ेंगे। इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ लोग एकजुट नहीं हुए थे, बहुत बड़े आंदोलन चले थे। जब उसने देखा भाई बहुत बड़े आंदोलन हो गए, इमरजेंसी लगा दी, तो इमरजेंसी सदा थोड़ी रही। 19 महीने रखने के बाद तो लोकतंत्र बहाल हुआ, लड़ाई लड़ी लोगों ने से। और उस समय तो देखो इंदिरा गांधी का कद बहुत बड़ा था, मोदी से भी बड़ा था, जिसने बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो कटुता आई थी, अलग देश बना दिया था, बांग्लादेश को अलग कर दिया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया उसने, बड़े बड़े पूंजीपतियों, बड़े बड़े परवी पर्स खत्म किए उसने राजे रजवाड़ों के। मोदी उससे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है इंदिरा गांधी से। अच्छा। लेकिन उसकी तानाशाही आई तो लोगों ने विरोध किया। अंग्रेजों से तो शक्तिशाली नहीं है ना, तो लोग लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि लोग इसको चुपचाप सहन कर लेंगे। कुछ होते हैं जो फायदा उठाने वाले, वो उसकी पार्टी में चले जाएंगे, निजी फायदा उठा लेंगे। लेकिन बहुमत लोग देश की आजादी के, जो हमारे आजादी की जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी, उसकी विरासत चाहने वाले। कामरेड जी, आप विपक्ष किसको मान रहे हो? देखो विपक्ष उसी को मैं मानता हूं जो सरकार के गलत कामों का विरोध करे, जो जायज काम है उनका समर्थन करे, और जो गलत काम है, गलत नीतियां हैं, और बड़े बड़े लोगों के, पैसे वालों के हक में नीतियां लागू की जा रही हैं, गरीब लोगों को का हक मार के, उनका डाका डाल के उनके हकों पे, बेरोजगारी के खिलाफ, और जो सामाजिक जो कल्याण की जो योजनाएं थी सब खत्म कर दी, कर्मचारी पक्के नहीं रखे, सारे जो ने अस्थायी कर दिए, ठेके पर कर दिए। ये गलत काम है सरकार के तौर पर। लोगों को जो बड़े बड़े महकमे उनमें बजट ही नहीं आ रहा। अब देखो तो बाढ़ में जो लक्ष्मी नहीं थे, महिलाओं के लिए नहीं थे, 2100 रुपया होंगे। और क्या आएंगे, वो जो बंदरबाट हो रही है, वो तो लोभ लालच दिया जा रहा है। मनरेगा का काम बंद कर दिया। अब लाडो लक्ष्मी में दे देंगे वो 24,000 रुपए, लेकिन 100 दिन काम देते तो 60,000 रुपए आते एक महिला के घर में साल में। वो 60,000 रोक के उसको वो जो है 24,000 का लालच दे दिया। तो ये बड़ी चालाकी से, बड़े तरीके से ये किया जा रहा है। तो विपक्ष वही है जो इन चीजों का विरोध करता है, जनता के हक के लिए खड़ा रहता है। बेशक वो वोट में हार जाए, कोई बात नहीं। आज के टाइम में जो अरबपति खरबपति है, चुनाव तो वो जीत सकता है, पैसे बांट देगा और दूसरी लोभ लालच दे देगा। लेकिन विपक्ष वही है जो जायज बात के लिए खड़ा रहता है, लोगों के साथ जो दिक्कतें होती हैं, राज और प्रशासन उनके साथ, उनके हितों के खिलाफ काम करता है और वहां खड़ा रहता है। ये विपक्ष थोड़ा रोज पार्टियां बदल लेते हैं। क्या विपक्ष है ये? आज इस पार्टी में है, परसों उसमें मिलेगा, अगले दिन और दूसरी में मिलेगा, राज जिसका आ जाएगा उसके साथ हो लेगा। ये कोई विपक्ष नहीं है। विपक्ष वैचारिक तौर पर जनता के साथ खड़ा रहता है, वही विपक्ष है। जानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जो आपकी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, शायद हरियाणा में इतना वो नाम नहीं है। बिल्कुल सही है सुंदर भाई, ताकतवर भी नहीं है, बड़ा संगठन भी नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी जो है ना, देश में जो हमारी पार्टी ने काम किए है ना, कोई पार्टी कर नहीं सकती। आज भी देश को एक रखने में, देश के संविधान को बचाने में, भाईचारे को बचाने में, किसान मजदूर की एकता बनाने में, उनके हकों के लिए हम थोड़े हैं, लेकिन हम लड़ाई लड़ते हैं उनके। बिल्कुल, रोड पे दिखता है, और रोड पे भी और पार्लियामेंट में भी हमारे लोग लड़ाई लड़ते हैं। हम कोई हमें खरीद नहीं सकता, कोई कॉर्पोरेट घराना हमें ले नहीं सकता। हम कॉर्पोरेट के पैसे से राजनीति नहीं करते, तो हमारे लोगों से राजनीति। कामरेड जी, आपको ये नहीं होता कि मैं भी, मेरा भी जो है पार्टी में नाम हो, मेरे भी सरकार हो, मैं भी बड़े बड़े सरकार माँ के काम करूं, तो कोई पार्टी आपने ज्वाइन करनी चाहिए? देखो सुंदर भाई, ये होता तो मैं कर ही लेता। अभी देखो, मैं तो बैंक में रहा, नौकरी करी, तब भी लेफ्ट का हमदर्द था, और VRS लेने के बाद मैंने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन की,
बहुत से लोग मेरे को कहते थे, मेरे बैंक वाले। आपकी पहले यही पार्टी थी? हाँ, पहले भी है। और कोई पार्टी ज्वाइन? ना, मैं कभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, ना कोई हमदर्दी थी मेरी किसी और पार्टी से। अच्छा। इसी से हमदर्दी थी। और इसके ईमानदार नेता रहे ज्योति बसु जैसे, हरकिशन सिंह सुरजीत जैसे, जो आजादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, जो ने किसान मजदूरों को इकट्ठा करने में। वो भगत सिंह की विचारधारा हमारी पार्टी की है कि मतलब किसान मजदूर का राज आएगा और देश में सबको समान अवसर मिलेगा। वो पार्टी है ये। हम चाहे आए ना आए, हम इसी के लिए काम करेंगे। अच्छा। हम कोई अवसरवाद के तहत नहीं जाते। कामरेड जी, कौन आया था आपके पास या आप गए थे? कहाँ? जैसे आपने पार्टी ज्वाइन करी ये? हाँ, कम्युनिस्ट ये पार्टी। तो मैं खुद गया था। आप खुद गए थे? मैंने कहा भाई मैं जो है VRS ले लिया, अब काम करूंगा तो कम्युनिस्ट पार्टी में करूंगा। और मैंने कभी ये भी नहीं सोचा भाई मैं MLA बन जाऊं, क्योंकि हमें तो मालूम है भाई हमारी ताकत नहीं है ज्यादा। कोई हम डींग नहीं मारते, कोई बड़ा चढ़ा के नहीं करते, हमारी ताकत थोड़ी है। टिकट भी वो इसलिए मिली थी भाई, हमारा एक समझौता एडजस्टमेंट थी कि बाकी जगह हम बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी थी हरियाणा में। उन्होंने भी ये ध्यान में रखा भाई जब कम्युनिस्ट लोग हमारा समर्थन करें तो एक सीट इनको हम अलायंस के तौर पर दे देंगे। ये हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। और आज भी हम किसानों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं पूरे हरियाणा में। जब जितना हम लोग लड़ते हैं शायद ही कोई लड़ता होगा। तो बाकियों के तो संगठन भी नहीं है किसान मजदूरों के। कभी धमकी वगैरह आती है कॉमरेड जी आपके पास? ना, कोई धमकी नहीं आती किसी की। अच्छा। हमारा कोई बड़ी चुनौती नहीं है। जब बड़ी चुनौती होगी तो धमकियां भी आनी शुरू हो जाएंगी। अभी हम कोई बीजेपी की कोई चुनौती थोड़े हैं यहाँ पे। हाँ, जीत जाते तो चुनौती बन जाते सर, फिर तो धमकी भी आ जाए। अभी कोई धमकी नहीं आती। अब मैं डींग मारूं, फलानी धमकी आ गई। तो कॉमरेड जी, आप कह रहे हो कि ये गलत है हिंदू राष्ट्र घोषित करना। हाँ। तो जो धीरेन्द्र शास्त्री के जो चाहने वाले हैं वो आपको रोस्ट मारेंगे? देखो ऐसा है, मारेंगे भाई। हम इस बात से डरते भी नहीं, संविधान सम्मत बात करते हैं, कोई संविधान विरोधी तो बात करते नहीं। और कब तक बचेंगे? अगर इस तरह के जो देश में अराजकता पैदा होगी तो कोई न कोई तो मारेगा फिर। अब माहौल हम चाहते हैं कि भाईचारे का रहे, आपस में सद्भावना का रहे, एक दूसरे के प्रति सम्मान करें और कोई ऐसा काम ना करें किसी की भावना को ठेस पहुंचे। यही हमारा उद्देश्य है और यही हमारे क्रांतिकारियों का और देश की आजादी जिन्होंने लड़ी, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने, महात्मा गांधी और भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग लड़े। करतार सिंह सराभा 19 साल की उम्र में शहीद हो गए। वो एक सपना देखा था कि हमारा ऐसा भारत होगा जिसको सबको समान अवसर मिलेगा, कोई गैर बराबरी नहीं होगी सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सबको वोट का अधिकार होगा, वोट डालेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, खुद चुनेंगे। उसको चकनाचूर करके अगर कोई दादागिरी करके, कोई तानाशाही करके अगर ये आजादी के सपनों को रोंद रहा है तो उससे तो फाइट करेंगे भाई, जो भी नुकसान होगा कोई बात नहीं। चलिए, तो भाई बहुत लंबी वीडियो होगी। कामरेड जी ने भाई इतना समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद आपका भाई सुंदर भाई, इतने इम्पोर्टेंट इशू को लेके आप आए हो, बहुत इम्पोर्टेंट इशू। धन्यवाद जी। तो भाई क्या कहना है इस वीडियो ने लेके, और कामरेड जी के जो विचार हैं वो अपने किसी के लागे कमेंट में जो है भाई प्यारे प्यारे कमेंट आप करया करो, और कामरेड जी के जो विचार हैं उन पर भी जो है कमेंट जरूर करियो। और कामरेड जी देखेंगे जी, देखियो कमेंट ने और उनका जवाब देने का भी काम करियो फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो करो वीडियो ने शेयर। राम राम सारे भाई, जय हिंद, जय भारत।